Hello everyone, how are you all there? And how's the preparation going on? After a long time, you can say after a long wait, I just planned to record some videos for you all here. Okay, as you can see on the screen, I will not waste your time, so let's begin. The first topic we will have from your computer application book, that is development of internet. So as you know very well about internet, so we will have some very common issues, very common point we will discuss here. First point is there, how internet developed. इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सामने कैसे आया इंटरनेट, कैसे बना, क्या क्या था उसमें. ओके, सो एक एक करके हम बात करेंगे. ठीक है, इंट्रो करते हैं पहले. आइए. द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट is a complex and multifaceted story that spans several decades. Here is a brief overview of key milestones in the evolution of internet. तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म किए गए, बहुत सारे सेवरल डिकेड्स, कई दशकों का टाइम लगा, और जाकर अब हम देख पाते हैं कि इंटरनेट कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, कितना यूज़फुल है. ओके, तो जो माइलस्टोन रहा आपका, वन बाय वन स्टेप में हम देखेंगे आगे. नाइनटीन 1960s माना जाता है कि बर्थ हुआ था एरपानेट. क्या है एरपानेट? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी. ये यूएस बेस्ड एजेंसी है. The concept of decentralized communication network was first explored by the US Department of Defenses. Advanced Research Project Agency, जिसका एक एजेंसी है यूएस में. 1969 में क्या हुआ? ARPANET, the first precursor to the modern internet, was established. जो हम बात करते हैं आज की, वी हैव इंटरनेट विच इज़ मॉडर्नाइज्ड. इसका जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1969 में हो गई थी. शुरू में नाम उसका अलग था, एज कहते हैं कि एरपा एजेंसी ने बनाया तो नाम दे दिया गया था उसको एरपा नेट. द फर्स्ट प्रीकर्सर टू द मॉडर्न इंटरनेट, मतलब आज का जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं उसी का एक पहला वर्जन ये कह सकते हो, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था. It connected 4 major universities and was designed to facilitate communication and resource sharing among the researchers. Actually क्या है कम्युनिकेशन, क्या है रिसोर्स? हम जो आज बात करते हैं कि हम कहीं भी बात कर सकते हैं ना, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से, बहुत सारे आजकल डिवाइस आ गए हैं आजकल तो, लेकिन सबका जो ना वे ऑफ कनेक्शन है वो एक ही है, इंटरनेट नेटवर्क. रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? जो भी डिवाइसेस, पेरिफेरल्स जो आपने अपने सिस्टम से अटैच कर रखे हैं, लगे तो एक सिस्टम में ही है वो, लेकिन अगर उसी सिस्टम पे कोई और सिस्टम आपने कनेक्ट कर दिया, अब वो चाहे पास में हो चाहे दूर हो, वायरली कनेक्ट किया हो या बिना वायर कनेक्ट किया हो, वी कैन शेयर रिसोर्सेज. मतलब कहने का, एक सिस्टम में लगे हुए डिवाइसेस को दूसरा सिस्टम भी उसको एक्सेस कर पाएगा दूसरी लोकेशन से. दैट्स वाई वी कैन से इंटरनेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस. 1970s में क्या हुआ? प्रोटोकॉल्स. TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है? इसके बारे में हमने पहले ही बात की है. रूल्स एंड रेगुलेशंस. इंटरनेट पर जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर, यहाँ से वहाँ, थ्रू ऑल डिवाइसेस. उस इंफॉर्मेशन को सिक्योरली कहीं भेजना है, जैसी है वैसे भेजना है,
कितने टाइम में भेजना है, सब एक पार्ट है ट्रांसमिशन का। और इस ट्रांसमिशन को जो कंट्रोलिंग की जाती है वो की जाती है प्रोटोकॉल से, रूल से, रेगुलेशन से। इस सिस्टम को रूल फॉलो करने होते हैं। रूल के बियॉन्ड पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि डाटा आपका ट्रांसफर हो पाएगा प्रॉपरली। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल laid the foundation for the modern internet's communication standards. TCP/IP अलाउ करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, और फॉर्म करता है एक बेसिस, एक आधार, किसके लिए? ग्लोबल नेटवर्क के लिए। ग्लोबल क्या मतलब कहने का? पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज़ में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे के सारे कनेक्ट कर दिए गए हैं उस इंटरनेट से। अगर आप भी अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर इंटरनेट यूज़ करते हो तो मतलब आप भी उस ग्लोबल नेटवर्क का एक पार्ट बन गए, राइट। 1980s में क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, DNS बोलते हैं लोग शॉर्ट में। साथ में आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। DNS क्या है? DNS जो आपका है एक सिस्टम बनाया गया ऐसा, जिसको हम कहते हैं कि ना, सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स। देखिए आपको एक आएगी भी एग्जाम्पल कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, बहुत सारे होंगे, 100, 200, 500, डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, आपके जितना बड़ा आपका नेटवर्क है, ठीक है। दोस्तों के नंबर होंगे, रिलेटिव्स के होंगे, ठीक है। आपको कितने नंबर याद हैं? 15-20 तो याद होंगे ना। मम्मी का, पापा का, खास दोस्तों का नंबर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, याद रहता है। लेकिन क्या सारे नंबर आपको याद हैं? ऑब्वियस नॉट। कोई अगर बहुत ही होशियार होगा, कोई बहुत ही टैलेंटेड होगा तो मे पॉसिबल कि 50 नंबर लर्न कर लेगा, 100 नंबर लर्न कर लेगा, लेकिन होल एड्रेस बुक टू लर्न, आई थिंक नॉट पॉसिबल। क्लास में आप खड़े हो, आपको मैंने खड़ा कर दिया, बोर्ड पे आ जाओ बेटा एंड टेल मी द मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वन बाय वन, यू विल नॉट एबल टेल। लेकिन आपसे ये पूछूं अगर कि जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, डू यू नो देयर नेम्स? क्या आपको उनका नाम पता है? आप कहेंगे यस सर, आई एम राइट आई थिंक। हाँ, तो आपको सबके नाम याद होंगे ना? याद होंगे ना? ठीक है। और हम अपने फ़ोन में क्या करते हैं? हम हर एक नंबर को एक नाम से सेव कर लेते हैं, राइट। समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप हर एक नंबर को एक नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये पापा का नंबर, मम्मी का नंबर, दोस्त का नंबर, भाई का नंबर, बहन का नंबर, अंकल का नंबर, आंटी का नंबर, राइट। उनका सबका अपना एक पर्टिकुलर नेम है, आपने एक नाम आपको याद रहता है, आपने उस नाम से उनको सेव कर लिया। समटाइम दोस्तों का नाम सेव करते हैं, कुछ फनी नेम सेव करते हैं ना कई बार। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आपको वो याद रहते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पे आ गए तो हम बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम्स में कनेक्ट कर रखे हैं। हर एक सिस्टम का, हर एक वेबसाइट का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। अब वो नंबर तो पॉसिबल ही क्या करना नहीं है ना, IP ऐसे बोलते हैं, ठीक है। IP एड्रेस होगा उसका अगर, तो हर एक साइट का IP एड्रेस लर्न करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नाम तो लर्न कर सकते हैं ना। नाम तो हमें इजीली याद हो जाता है। कितने लोगों को पता है कि गूगल का IP एड्रेस क्या है? नहीं पता होगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे पास हैं, मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है, कि IP एड्रेस कैसा होता है, उसका नाम कैसा होता है, ठीक है। आई थिंक नाउ यू गेट द मीनिंग ऑफ IP एड्रेस,
कि नाउ व्हाट इज द DNS। ओके, सो आगे आते हैं। टिम बर्नर्ली, बड़ा फेमस नाम है ये, वेरी ग्रेट मैन। टिम बर्नर्ली द वर्ल्ड वाइड वेब, इन्होंने प्रपोज किया था वर्ल्ड वेब कॉन्सेप्ट को 1989 में। और 1991 में क्या हुआ, द फर्स्ट वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर वर क्रिएटेड। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द यूजर फ्रेंडली इंटरनेट टुडे वी आर फैमिलियर विद। आज हम जो चला रहे हैं, यूज़ करते हैं, वो आपका ब्राउज़र पे काम करते हैं। हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, इस पर काम करते हैं, डाटा सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी इजी नाउ। एक टाइम था कि पहले बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए। डिक्शनरी आजकल आउटडेट हो गई है, हाँ, क्योंकि हर काम तो हमें गूगल से कर लेना होता है, डिक्शनरी कहाँ खोलते हैं। और बहुत लोग तो भूल गए हैं ना डिक्शनरी को में जाकर डिक्शनरी में वर्ड सर्च कैसे करना है, क्योंकि ना टाइम कहाँ है किसके पास, कौन पढ़ने पलटाएगा, कौन वर्ड सर्च करेगा, राइट। गूगल पे सर्च करेंगे तो इमीडिएट सेकंड्स में आंसर मिल जाना है आपको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हियर 1990s में क्या होता है, देखिए कमर्शलाइजेशन होता है एंड द .com बूम। इंटरनेट एक्सपेंडेड रैपिडली, बड़े फास्टली इसने एक्सपेंड किया इंटरनेट ने। 90s की बात कर रहे हैं अगर हम, तो विद द कमर्शलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। .com क्या है, बूम क्या है। .com व्हेन वी आर यूजिंग अ वेबसाइट नेम, उसके लास्ट में हम लगाते हैं ना .com लगाते हैं। कॉम मीन्स कमर्शलाइजेशन। वेबसाइट जो कमर्शियल है, जिसका कमर्शियल यूज़ है, जो मार्केट में अवेलेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है, और कहीं ना कहीं एक कमर्शियल बेनिफिट उसको हो रहा है। किसको हो रहा है, जिसकी वेबसाइट है वो एक्चुअली। बूम क्या है, एक ब्लास्ट हुआ है। एक बूम मतलब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि इतनी वेबसाइट बन गई हैं कि आज हमारे पास इतनी चॉइसेस बहुत सारी हैं। चाहे आप शॉपिंग की बात करें, हमारे पास शॉपिंग के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं। ओके, सो द .com boom saw a surge in the internet based companies। बहुत सी कंपनीज, जितनी कंपनी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती उतनी ज़्यादा कंपनीज इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं। एंड लीडिंग टू वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ द इंटरनेट फॉर बिजनेस एंड पर्सनल यूज़। और बड़े लेवल पर जो यूज़ है इसका इंटरनेट का वो हो गया है। बहुत से लोग ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठे करते हैं। नो डाउट दे आर अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट, राइट। आज आप देखते हैं कि समटाइम टेक ऑनलाइन क्लासेस, तो जैसे कहते हैं ना कि बायजूस है, अनअकैडमी है, बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, घर बैठ के टीचिंग कर रहे हैं। और आप घर बैठे, जैसे आज देखिए हम लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है। आज कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग क्लास ले सकें, ठीक है। आपको अपने घर में बैठना है, मुझे अपने घर में बैठना है, राइट। तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो गए हैं। यूट्यूब पे आप लोग अपना वीडियो मेरा वॉच कर रहे हैं, ठीक है। 2000 में क्या होता है, ब्रॉडबैंड। सबको पता होगा, वेरी फैमिलियर विद द नेम ब्रॉडबैंड। साथ में जोड़ दिया सोशल मीडिया। किसको नहीं पता सोशल मीडिया क्या होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट बिकम्स मोर वाइडली अवेलेबल, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर रिलायबल कनेक्शंस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, बहुत सारे हैं, गेन्ड पॉपुलैरिटी, बहुत फेमस हो गए, और चेंजिंग द वे पीपल इंटरेक्टेड एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तरीका बदल गया है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, गेन करने का।
इन्होंने इतना वास्ट कर दिया है इसको, अब बाउंडेशन नहीं बची है कि हम कितने दूर हैं कितने पास हैं। एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी कैन टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और कितना फास्ट है पता है, ये जो नेटवर्क है ये आपका सोशल मीडिया का, आपने अभी को शेयर किया और वो इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंड्स में कहाँ पहुँच जाएगी, यू कांट इमेजिन। ओके, देन वी कम टू 2010 मोबाइल इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये नया कंसेप्ट आ गया है अभी, लगभग 10 साल हो गए इसको आए हुए, लेकिन मे बी वी फ्यू ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सो इसमें क्या करना है हमें, जो हमारे पास स्मार्टफोन जो हमारे पास है, आई थिंक ऑल हैव स्मार्टफोन्स, अब तो घर में 2-3 भी होते हैं। उन्होंने क्या किया है, स्मार्टफोन ने क्या किया है, स्मार्टफोन देखिए बड़ा इजी टू कैरी है, ऐसा डिवाइस है जो आप कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इंक्रीज द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। इंटरनेट को एक्सेस करना इतना इजी हो गया है, और फ़ोन से इजी तो हुआ ही, इतना बढ़ गया है क्योंकि ना कहीं भी है ना, एनीवेयर यू कैन एक्सेस। पहले था कि कंप्यूटर बैठना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा, बट फ़ोन जो मोबाइल आपको इंटरनेट आ गया तब से तो बड़ा इजी हो गया ना। कहीं से आप किसी भी टाइम, दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, सुबह, एनी टाइम, जिस एरिया में आप हैं वहाँ पे अगर नेटवर्क है, आई से अबाउट मोबाइल टावर्स, जहाँ पर आप कॉलिंग कर पा रहे हो वहाँ पर आप इंटरनेट भी चला सकते हो इफ़ यू हैव स्मार्टफोन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पहले इशू था हमारे पास से फ़ोन में मेमोरी कितनी है, हमारे पास स्टोरेज था ना। स्टार्टिंग में जब नए फ़ोन आए थे तो मेमोरी बहुत कम होती थी पहले, उसके बाद नए फ़ोन आ गए, मेमोरी बढ़ गई, और नया फीचर्स आ गए फ़ोन में, और नई वर्जन आ गए फ़ोन के, एडवांसमेंट हो गई बहुत सारी, फ़ोन की मेमोरी और बढ़ गई। मेमोरी बढ़ने से क्या हुआ, हमें एक और क्यूरियोसिटी आ गई, और चाहिए और चाहिए। ठीक है, एक लेवल तक सही भी है, इंसान की इच्छा है, कभी ख़त्म नहीं होती कभी भी, और इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मेमोरी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पहले ग्राफिक का इशू था कि आपने जो कैप्चर कर रहे हो अपने फ़ोन से, एक फ़ोटो कैप्चर की, वीडियो आपने रिकॉर्ड किया, तो उसका जो पिक्सल साइज़ था वो बहुत कम था पहले, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी पहले। नाउ वी एवरीवन रिक्वायर्ड अल्ट्रा HD चाहिए हर एक को, भी 4K चाहिए हर एक को। जो वीडियो कभी 5 मिनट का वीडियो 2-3-4 MB में आता था, अब वही वीडियो 5 मिनट का वीडियो 1 GB में आता है, मोर देन। ठीक है, तो क्या इशू नया सामने आया, वी गॉट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड क्या है, बादल। एक्चुअली अगर मैं कहूँ ना, बादल तो गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लाउड क्या है, क्लाउड असल में क्या है कि ऐसी मेमोरी स्पेस है, कहते हैं ना बादल हर जगह पहुँच जाते हैं ना, वो कहीं फ्री तो नहीं है, बंधे तो नहीं है वो कहीं से कहीं जाते, हवा चली कहीं मोड़ के पहुँच जाएंगे। ऐसे ही क्लाउड क्या है, कंप्यूटर टर्म में हम लोग क्लाउड पढ़ते जब तो पढ़ते क्या है कि जो डाटा की जो स्टोरेज है वो आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकती है। अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट है, सपोज करते हैं आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है जीमेल पे, तो आपको क्या मिलता है पता है, when you create new email ID you get 15 GB of storage। अगर मैं कहूँ ना क्लाउड स्टोरेज तो गलत नहीं है। आपने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर ली अपने फ़ोन में, ठीक है, आपको मेल्स आ रही हैं, आप मेल भेज रहे हो, उससे अपलोडिंग कर रहे हो, डाउनलोडिंग कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर। अब क्या आपने कभी गौर किया कि जो आपके पास ईमेल के में डाटा जो सेव किया हुआ है, क्या वो सिर्फ आपके फ़ोन में दिखता है? अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ना किसी सिस्टम में, कंप्यूटर पे या कहीं लैपटॉप पे या किसी और जगह पर जाके किसी भी कैफ़े में अपनी ईमेल खोलेंगे ना आप अगर, तो जो डाटा आपकी ईमेल में होगा ना वो आपको वहाँ भी शो करेगा, क्योंकि वो जो डाटा है ना वो आपके फ़ोन में स्टोर नहीं किया गया है,
वो डाटा जीमेल के क्लाउड पर सेव किया हुआ है, और जो क्लाउड जुड़ा हुआ है आपकी ईमेल आईडी से, जहाँ जहाँ आप अपनी ईमेल लॉगिन करेंगे, किसी कंप्यूटर पर, किसी मोबाइल पर, किसी लैपटॉप पर, किसी कैफ़े कंप्यूटर पर, कहीं भी करेंगे आप, तो आपको जो डाटा उसमें सेव्ड है, ईमेल डाटा, कुछ आपकी ईमेल आई हुई है, कुछ आपने ईमेल भेजी हुई है, तो सारे का सारा डाटा आपको शो करेगा कहीं भी जहां अपनी ईमेल लॉगिन करेंगे आप। इट मीन्स वो डाटा आपको हर जगह अवेलेबल है, मतलब डाटा वो आपके सिस्टम में सेव नहीं है, वो सेव हुआ है क्लाउड पर, जीमेल के क्लाउड पर सेव है वो। ठीक है, तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, बहुत सी ऐसे एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, देखिए, सच एज अमेजन वेब सर्विसेज है। ठीक है, आपका गूगल आपके पास क्लाउड है, जो बात करें अपनी बाकी अभी। ठीक है, बिकम द इंटीग्रल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मतलब वी कांट डी अटैच, इंटीग्रल टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा एंड एप्लीकेशंस। डाटा कुछ भी होता है, इसका स्टोर एनीथिंग। आगे आते हैं 2020 में क्या हुआ, एंड बियॉन्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड 5G। सबको पता है आज 5G टेस्टिंग है, और आई थिंक पूरी भी होने वाली है, और आई थिंक वी आर यूजिंग 5G वेरी excessively. The Internet of Things emerged, connecting everyday devices to the internet and enabling communication between them. The rollout of 5G technology promised even faster and more reliable internet connectivities. देखिए, इंटरनेट तो पता है, हमने अभी तो वही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी लाइफ है एवरीडे की हमारी। ठीक है, उसमें डिवाइसेस बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, और सब में एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है। वी कैन कॉल, वी कैन मैसेज, वी कैन वीडियो कॉल टू एनीवन, वी कैन शेयर द वीडियो, वी कैन शेयर द पिक्चर्स, बहुत से एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है। 5G क्या किया, 5G ने क्या किया सॉरी 5G ने आके जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, उसको फास्ट कर दिया। हमारे पास समय नहीं है ना, तो इच्छा भी होती है ना कि काम फास्ट होना चाहिए। नेट पे कोई चीज़ हम डाउनलोडिंग करते हैं तो क्लिक करो हो जाना चाहिए। ठीक है ना, हम देखते हैं ना बड़े बड़े अदर कंट्रीज़ में क्या होता है। बड़े दिन है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, नो प्रॉब्लम इज़ देयर, लेकिन एडवांस कंट्रीज़, ठीक है, वी एडमिट दैट कि हम अभी इतने एडवांस नहीं है, लेकिन होपफुल वी विल बी। आज देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नेटवर्क बहुत फास्ट हो गया है, हम भी चाहते हैं हम भी फास्ट हो। ठीक है, तो 5G टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इसने क्या किया है, जो हमारा कम्युनिकेशन उसको बहुत फास्ट कर दिया है। स्पीड ऑफ डाउनलोडिंग, स्पीड ऑफ अपलोडिंग, डाटा को ट्रांसमिशन करने की स्पीड जो है बहुत बढ़ गई है। ठीक है, थ्रू आउट इट डेवलपमेंट एंड इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रिसर्च टूल फॉर academics to an essential part of everyday life. एक्चुअली इंटरनेट का डेवलपमेंट किया गया था रिसर्च के लिए। यूएस में जब फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा ना, हमने एयरप्लेनेट जब आया था, तो उसका जो मोटो था, उसका जो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो था कि हमें साथ में उनको रिसर्च करनी है। साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, उनको एक जगह आना पड़ता है, अपना काम छोड़ के आना पड़ता है। तो चाहते थे कि हम लोग ना अपनी जगह बैठे बैठे वहाँ से कम्युनिकेशन करें और प्लानिंग करें और अपना काम पूरा करते रहें, हमें बार बार ना आके मिलना ना पड़े एक दूसरे से। तो उसका जो यूज़ स्टार्टिंग में हुआ था, इसका जो पर्पस था वो था रिसर्च के लिए। अब वहाँ से आकर आगे क्या हुआ है, जो आपका इंटरनेट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है एकेडमिक्स का, एजुकेशन का, और स्पेशली हमारी जो रोज़ की लाइफ है उसका तो बन ही गया है। इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एजुकेशन एंड entertainment on a global scale. The ongoing evolution of technology continues to shape the internet's future with developments like artificial intelligence, virtual reality, and further advancements in connectivity expected to play significant roles. इन्फ्लुएंस किया है इसने कम्युनिकेशन को,
कॉमर्स को, कॉमर्स मीन टू से वी आर डूइंग बिजनेस, मे बी ऑनलाइन में भी ऑफलाइन। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है। आज हम बात करें तो नो डाउट जो आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल है, और बड़े लेवल पर है। बड़ा मीन्स से ग्लोबल लेवल पर है। जो यूज़ है इंटरनेट का वो कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। वी कैन से ग्लोबलाइज हो गया है, ठीक है। अब आगे ऑनगोइंग एवोल्यूशन जो आपका है टेक्नोलॉजी का, कंटिन्यूज हो रहा है टू शेप करता जा रहा है, उसको एक बनाता जा रहा है, ढंग से बनाता जा रहा है किसको, और जो फ्यूचर है इंटरनेट का, इंटरनेट के फ्यूचर में क्या दिख रहा है हमें कि जो हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं, जो हम करते आ रहे हैं, जो हम आगे करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इज देयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आज देखते हैं आप लोग ना कि बहुत सारी इंटरनेट पर रील्स वायरल होती हैं AI फीचर्स की, वो गलत नहीं है, दैट इज ए फ्यूचर। कल का जो फ्यूचर है वो AI बेस होने वाला है। वर्चुअल रियलिटी, हर चीज़ कंप्यूटर के थ्रू होने वाली है, और सिंपली वी कैन से एडवांसमेंट, किसकी एडवांसमेंट, कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी। उसका जो रोल है हमारी लाइफ में और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रोल अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ का सब हो जाएगा, लेकिन अब ये ISP क्या है, वो लोग हैं, कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो हमें सर्विस दे रही हैं इंटरनेट की, ISP, ये कह लो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग individuals and businesses to the internet। अगर ये लोग हमें सर्विस ना दें इंटरनेट यूज़ करने की, तो क्या पॉसिबल है हम लोग इंटरनेट पे कनेक्ट हो पाएंगे? जो हम आज बैठे हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं थ्रू इंटरनेट, क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो भैया से थैंक्स टू देम, ये लोग वो लोग हैं जो हमें सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड कनेक्टिविटी दैट एनेबल यूजर्स टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द ISPs। देखते हैं क्या है। सर्विस प्रोविजंस है, जो ISP है आपको ऑफर करता है क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। किसको करता है? कंज्यूमर्स को। हम लोग क्या है, कंज्यूमर तो है ना, एंड बिजनेसेस। उसमें क्या आता है, इंक्लूडिंग ब्रॉडबैंड उसमें है, DSL है, आपका केबल, फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट एंड वायरलेस कनेक्शंस, ये सारे एग्जांपल हैं, एंड आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दीज थिंग्स। They may provide additional services such as email accounts, web hosting, and virtual private networks, VPNs. ISP build and maintain the infrastructure required for the internet connectivity. This infrastructure includes a network of servers, data centers, routers, and other equipments that facilitate the transmission of data between users and the broader internet। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं। जैसे मतलब नेटवर्क ऑफ सर्वर्स, तो सर्वर क्या है पता है? आज हम इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो, या ग्राफिक्स पिक्चर फॉर्म में हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर किया गया है।
वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर सेव है। सर्वर में तो कहना क्या, एक कंप्यूटर है। सर्वर इज अ कंप्यूटर, नथिंग एल्स। उस पर क्या है, कोई डाटा स्टोर किया गया है और उसने एक्सेस दे रखा है इंटरनेट पर कि एनीबडी कैन सर्च और एनीबडी कैन एक्सेस, कॉपी कर सकते हैं आप लोग डाटा वहाँ से। कुछ लोग अलाउ नहीं भी करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक है हमारे पास आएगा एक डिजिटल डिवाइड का, तो हम आगे पढ़ देंगे कि कहाँ डाटा एक्सेस होता है कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका था आईएसपी के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा जो लेसन रहेगा, इसके आगे का पार्ट रहेगा